डेट आज 1 जुलाई 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है एस्पर्टेम। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली न्यूज में है। आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये। आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम, मतलब मानव द्वारा बनाया गया, और स्वीटनर का मतलब मीठा करने वाला पदार्थ, मधुरक बोलते हैं हिंदी में। तो ये कृत्रिम मधुरक है जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में यूज किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक आती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक आती हैं, या खाने के पदार्थ आते हैं, उनमें ये डाला जाता है चीनी की जगह, जहाँ पे चीनी यूज नहीं की जाती, क्योंकि चीनी में जो शुगर होती है वो एक नेचुरल स्वीटनर है, प्राकृतिक स्वीटनर। नेचुरल मधुरक या नेचुरल स्वीटनर या प्राकृतिक मधुरक बोल सकते हो शुगर को। शुगर हो गया, हनी हो गया, शहद, चीनी, ये सब क्या है, नेचुरल स्वीटनर है। लेकिन ये एस्पर्टेम आर्टिफिशियल, मानव द्वारा बनाया जाता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है। तो ये जो एस्पर्टेम है अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि WHO की एक कैंसर रिसर्च यूनिट है। WHO आप जानते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका कैंसर रिसर्च यूनिट है जो कैंसर के लिए रिसर्च करता रहता है। अभी इसने ये कहा कि जो एस्पर्टेम है ये कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक का मतलब है अगर एस्पर्टम का यूज किया जाता है खाने पीने की चीज़ में तो इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। कार्सिनोजेनिक का मतलब इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो ये एस्पर्टेम यूज ही क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो जो चीनी है, जो शुगर है, उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती हैं और वो फैट बढ़ाने में, बॉडी में फैट बढ़ाने में ज़्यादा सपोर्ट करता है बॉडी में। तो इस वजह से कैलोरी नहीं होती इसमें, लगभग ना के बराबर तो होती है एस्पर्टेम में, बहुत कम कैलोरी। इस वजह से चीनी की जगह एस्पर्टेम को यूज किया जाता है और कम से कम 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है चीनी से ये। अगर मान लो 100 ग्राम चीनी होगी और 100 ग्राम एस्पर्टेम होगा, तो जितना मान लो 100 ग्राम चीनी मीठी है उससे 200 गुना ज़्यादा ये मीठा होगा एस्पर्टेम। वर्ल्ड का मोस्ट कॉमनली यूज्ड है ये। लो कैलोरी होती है इसमें, आर्टिफिशियल स्वीटनर में, एस्पर्टेम में। जो सुक्रोज पाया जाता है कॉमन शुगर में, जैसे बहुत सारे फूड होते हैं या वेजिटेबल या फ्रूट होते हैं, फल सब्जियां, उनमें फ्रक्टोज पाया जाता है, वो भी एक नेचुरल स्वीटनर है, प्राकृतिक मधुरक बोल सकते हो आप। ये डिस्कवर किसने किया था एस्पर्टेम? ये देखो 1965 में जेम्स एम स्क्लेटर ने किया था। ये केमिस्ट थे, जेम्स एम स्क्लेटर, इन्होंने डिस्कवर किया था। उस टाइम पे फिर सुक्रोज की जगह यानी कि चीनी की जगह ये यूज किया जाने लगा। और देखो सबसे पहला आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा था ये पूछ लिया जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है। 1879 में, 1879 में डिस्कवर किया था सबसे पहला आर्टिफिशियल स्वीटनर, जिसका नाम है सैक्रिन। सैक्रिन इसका नाम है। ये देखो 1879 में एक साइंटिस्ट थे फालबर्ग नाम के, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। फालबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने एक यूनिवर्सिटी में लेबोरेटरी में रिसर्च कर रहे थे, तो उस टाइम पे इनकी उंगली में कुछ लग गया था, इन्होंने टेस्ट किया तो वो बहुत ही मीठा था, तो उसका नाम दे दिया सैक्रिन। कोल तार पे रिसर्च कर रहे थे, कुछ कोल तार एक केमिकल होता है, उस पर रिसर्च कर रहे थे ये। तो सबसे पहले आया सैक्रिन 1879 में। और ये एस्पर्टेम कब डिस्कवर किया गया? 1965 में। यूएस का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी अप्रूवल दे दिया था इसको 1981 में कि इसको ड्राई फूड में यूज किया जा सकता है एस्पर्टेम को। अमेरिका की बात कर रहे हैं हम, अमेरिका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने। कार्बोनेटेड जो बेवरेजेस होते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक होती हैं, पेप्सी, कोका कोला, इनमें भी 1983 में इसको परमिशन दे दी थी एस्पर्टेम को यूज करने की। बनता कैसे है ये एस्पर्टेम? 2 अमीनो एसिड से बनता है मिलके ये, एक है एस्पर्टिक एसिड और एक है फिनाइलालानाइन, इन दोनों से मिलके बनता है। ये जो प्रोटीन है नेचुरली अकर होते हैं, मतलब नेचुरली होते हैं ये ये अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन में पाए जाते हैं, जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं उनमें पाए जाते हैं ये अमीनो एसिड। हमारी बॉडी में जब जाता है एस्पर्टेम तो देखो ये एस्पर्टिक एसिड की तरह रहता है या फिनाइलानाइन की तरह रहता है या मिथेनॉल की तरह। पूरे वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है इसका। शुगर की जगह पे जहाँ पे चीनी यूज करनी हो तो इसको यूज कर लेते हैं क्योंकि इसमें कैलोरी कम होती है। फूड में यूज किया जाता है, ड्रिंक्स में यूज किया जाता है,
सीरियल्स में यूज़ किया जाता है, शुगर फ्री च्युइंगम बनाई जाती है, उस च्युइंगम में भी यूज़ किया जाता है इसका, फ्रूट जूस में या डाइट सोडा में सब में यूज़ किया जाता है इसका। 100 से ज़्यादा कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड वाइड जिन्होंने परमिशन दे रखी है एस्पर्टेम को यूज करने की, इंडिया भी उनमें से एक है। और देखो जो मिठाइयाँ वगैरह बनाते हैं ना, वो भी चीनी की जगह एस्पर्टम का यूज करते हैं अधिकतर, एस्पर्टम, क्योंकि सस्ता पड़ जाता है। चीनी लेके आएंगे भाई साहब बहुत महंगी पड़ती है, और ये एक बूंद डाली एक टब में और उसी से मीठा हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है तो उसमें यूज कर लिया जाता है। जैसे मान लो कोई जलेबी बना रहा है हलवाई, तो उसका जो पानी होता है, पानी में चीनी डालने की बजाय एस्पर्टम की 1-2 बूंद डाल देगा, उसी से मीठा हो जाएगा, फिर जलेबी बना के उसमें डाल देगा, मीठी हो जाती है। तो वो इसमें लो कैलोरीज होती हैं, ये अधिकतर यूज किया जाता है एस्पर्टेम। लेकिन अभी पाया गया कि कार्सिनोजेनिक है, यानी कि कैंसर हो सकता है, तो अब ये शायद इसका यूज बंद हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली देखो सेनेगल एक कंट्री है, उसने इसको ज्वाइन कर लिया इस पार्टनरशिप को, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप को, तो इसके बारे में हमें जानना है। ये देखो एक मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है। इसमें क्या है, इस पार्टनरशिप के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की सहायता करेंगी, सपोर्ट करेंगी, किस लिए, एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। एनर्जी ट्रांजिशन का क्या मतलब है, यानी कि अभी जो एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादातर कोयले से, कोल से, जिसकी वजह से ज़्यादा कार्बन का इमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये कार्बन का इमिशन जो हो रहा है, पॉल्यूशन जो हो रहा है, इसको कम करने के लिए एनर्जी का ट्रांजिशन करो। मतलब जो अभी कोयले से हम एनर्जी बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, उसकी जगह दूसरी एनर्जी पे आप जाओ, जैसे सोलर एनर्जी बनाओ, विंड एनर्जी बनाओ, जो सेफ़ हैं, जिनसे कार्बन एमिशन नहीं होता। तो इसलिए ये पार्टनरशिप बनाई गई। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज इसको ज्वाइन करेंगी, जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग को हिंदी में बोलते हैं विकासशील देश, और डेवलप्ड कंट्री मतलब विकसित देश, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, विकसित देश। तो ये कंट्री सहायता करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज़ की। इसके वजह से एनर्जी सेक्टर में एमिशन का रिड्यूस किया जाएगा और कोल को फेज आउट किया जाएगा। जो कोयले से अभी बिजली बनती है उस कोयले को ख़त्म किया जाएगा और एनर्जी ट्रांजिशन की जाएगी। इसमें देखो ट्रांजिशन का मतलब यही है कि ग्रेजुअल मूवमेंट टूवर्ड्स लोअर कार्बन टेक्नोलॉजी, मतलब धीरे 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 ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ हमें बढ़ते जाना है जिसकी वजह से कार्बन इमिशन कम हो। और जस्ट का मतलब क्या है, जस्ट का मतलब ये है कि जो ट्रांजिशन है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करेगा सोसाइटी पे या जॉब पे या लाइवलीहुड पे, कोई नकारात्मक रूप से प्रभाव नहीं डालेगा। ये जो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप है COP26 में लॉन्च की गई थी। COP26 का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। देखो एक UNFCC ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में इन्वायरमेंट के प्लेलिस्ट में डिटेल में आपको लेक्चर मिल जाएगा। इस ऑर्गेनाइजेशन की हर साल लगभग मीटिंग होती है जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ये 2021 में COP26 हुई, 26वीं मीटिंग, इसलिए COP26 नाम रख दिया। ये कहाँ पे हुई, ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ ने मिलके और यूरोपियन यूनियन ने मिलके ये लॉन्च किया जस्ट एनर्जी पार्टनरशिप। इसमें देखो UK, US, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन और कनाडा भी है इसमें। बाद में और कंट्रीज़ ने भी इसमें ज्वाइन किया। सेनेगल 4th कंट्री बन गया। पहले देखो साउथ अफ्रीका ज्वाइन कर चुका है इसको, इंडोनेशिया, वियतनाम, तो इस डील को ज्वाइन कर चुके हैं। इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया इसको ज्वाइन करने से। इंडिया ने क्यों रिफ्यूज़ कर दिया, इंडिया ने इसलिए रिफ्यूज़ कर दिया, देखो भाई साहब हमारे इंडिया में तो 50% से ज़्यादा कोयले से बिजली बनती है, हम तो निर्भर अभी कोयले पे ही हैं, तो हम अभी ट्रांजिशन नहीं कर सकते। भले ये पॉल्यूटिंग फ्यूल है लेकिन हम इसको इतनी जल्दी ट्रांजिशन नहीं कर सकते, धीरे धीरे होगा, इसलिए इंडिया ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया ज्वाइन करने से। नेक्स्ट टॉपिक है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन फ्रेमवर्क। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी। देखो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 77th सेशन हुआ, तो 77 सेशन के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली कहा कि जो यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन फ्रेमवर्क है इसकी मीटिंग को वेबकास्ट किया जाए। तो वेबकास्ट किया गया मतलब वेबसाइट पे डाला इसकी जो मीटिंग में डिसीजन वगैरह हुए, और इसके लिए एक नई वेबसाइट बनाई, किसके लिए, सिक्योरिटी काउंसिल है ना जो, उसके रिफॉर्म करने के लिए,
सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं हम। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आप जानते हो क्या है? देखो, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं हिंदी में, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1945 में बनाई गई थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था, इसलिए बनाई गई थी ताकि पूरे वर्ल्ड वाइड पीस एस्टेब्लिश की जा सके, शांति स्थापित की जा सके और सिक्योरिटी लाई जा सके। सुरक्षा और शांति के लिए बनाई थी यूनाइटेड नेशन, ताकि फ्यूचर में कोई थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, जैसे फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार हुए थे, तो थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, तो इसलिए बनाई गई थी। इसके 6 ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, संयुक्त राष्ट्र के 6 ऑर्गन है, हिंदी में उन्हें बोलते हैं अंग। 6 ऑर्गन में आपके जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूनाइटेड नेशन इकोसॉक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये 6 ऑर्गन है और बहुत सारी स्पेशलाइज एजेंसी है। स्पेशलाइज एजेंसी इन 6 ऑर्गन के अंदर ही काम करती हैं। तो यूएनएससी है, जो यूएनएससी में देखो 15 मेंबर है, 5 परमानेंट मेंबर है, परमानेंट मेंबर, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है जो हर 2 साल में अपॉइंट होते हैं। हर 2 साल में इनके अपॉइंट होते हैं मेंबर, मतलब हर साल अपॉइंट होते हैं 5 मेंबर और 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। ये 2 साल की इनकी टर्म होती है। इंडिया भी देखो नॉन परमानेंट मेंबर 10 बार बन चुका है, लगभग 8 या 10 बार, ये एक बार देख लेना, 8 या 10 बार बन चुका है इंडिया, शायद 8 बार है। और जो परमानेंट मेंबर है वो तो इसके परमानेंट मेंबर रहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, और मेनली यही काम करती है इंटरनेशनली पीस एंड सिक्योरिटी एस्टेब्लिश करने के लिए यूएनएससी, क्योंकि ये कहीं पे मान लो युद्ध हो रहा, वार चल रहा है, वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स भेजती है। पीस कीपिंग फोर्स का मतलब सैनिक भेजती है, सिविलियन भी हो सकते हैं, मिलिट्री भी हो सकती है। खुद की इसकी फोर्स नहीं है, जो इसके मेंबर हैं वो मेंबर कंट्री इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपने सैनिक भेजते हैं, जैसे इंडिया भी सैनिक भेजता है इसमें। तो ये परमानेंट मेंबर हैं। ये कौन कौन से हैं आपको पता ही होगा, यूएस है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है, रसिया है, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। इनमें जो भी डिसीजन लेना होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ये मिल के लेते हैं 15 मेंबर। लेकिन जो ये 5 मेंबर हैं इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब है अगर मान लो भले ही सब ने हाँ कर दी और एक मेंबर 5 परमानेंट मेंबर में से मना कर देता है तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा, तो इनके पास वीटो पावर है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर है, इसकी डिमांड की जा रही है इनके मेंबर को बढ़ाया जाए और परमानेंट मेंबर किए जाएं, और नॉन परमानेंट मेंबर की संख्या को भी 10 से आगे और बढ़ाई जाए। तो इसके रिफॉर्म के लिए ये एक वेबसाइट बनाई है, इसके अंदर यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन फ्रेमवर्क के अंदर एक वेबसाइट बनाई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म करने के लिए, सुधार करने के लिए। तो इसमें कंपोजिशन क्या है, देखो ये जो इंटर गवर्नमेंटल जो नेटवर्क है, ये इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन फ्रेमवर्क, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, जैसे अफ्रीकन यूनियन है। अफ्रीकन यूनियन अफ्रीकन कंट्रीज़ ने मिलकर बनाई हुई है, अफ्रीकन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। G4 नेशन है, इसमें इंडिया, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी है, ये भी परमानेंट मेंबर की डिमांड करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। एक यूनाइटिंग 4 कंसेंसस ग्रुप है जिसे कॉफ़ी क्लब भी बोलते हैं, ये भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की डिमांड करता है। L69 ग्रुप है डेवलपिंग कंट्रीज़ का। अरब लीग है अरेबियन कंट्रीज़ की। कैरेबियन कम्युनिटी है, एक कैरेबियन कंट्रीज़ का ग्रुप है, एक कैरेबियन सागर है जो ये यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कैरेबियन सी है, जो कैरेबियन सी के पास जो मेंबर है उन्होंने बनाया हुआ है कैरेबियन कम्युनिटी। तो हर एक ग्रुप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना डिमांड रखता है और रिप्रेजेंट करता है अपनी अपनी डिमांड को। तो 2015 में देखो इन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया, फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट, और इन सब ने ये एग्रीड किया कि एक इनका कॉमन एग्रीमेंट हो जिसमें ये डिमांड करें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फ्यूचर में किस तरह से काम किया जाए और कैसे इसमें रिफॉर्म हो। तो ये मेनली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की डिमांड करते हैं। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है पेन प्रिंटर प्राइज। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ। ये माइकल रोजेन है, ये ब्रिटिश चिल्ड्रन राइटर हैं, मतलब बच्चों के लिए लिखते हैं, ये कुछ कविताएं हैं लिखते हैं, तो राइटर हैं, पोइट हैं, लेखक कवि हैं ये। इनको 2023 का ये पेन प्रिंटर प्राइज़ दिया गया है। ये हैं माइकल रोजन, देख सकते हो आप इमेज में। ये जो प्राइज़ है यूके, आयरलैंड या कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के राइटर को ही दिया जाता है। यूके, आयरलैंड तो आप जानते हो कहाँ पे, ये यूनाइटेड किंगडम है, और यहाँ पे यही इसी के पास आयरलैंड है, यहाँ पे कहीं इस मैप पे दिखाई नहीं देगा आपको, आपके पास बड़ा मैप होगा उस पर नाम लिखा होगा, देख लेना।
और कॉमनवेल्थ कंट्री। कॉमनवेल्थ कंट्री कौन से हैं? देखो जिन पे ब्रिटेन ने राज किया था, ब्रिटेन ने जिन पे रूल किया था, राज किया था, जैसे इंडिया है, श्रीलंका है, म्यांमार है, तो इन कंट्रीज पे जो राज किया था यूके ने, ब्रिटेन ने, उन कंट्रीज का एक ग्रुप बना हुआ है जिसे कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोलते हैं। तो ये कॉमनवेल्थ कंट्री हो या आयरलैंड, यूके, इनके ही राइटर को दिया जाता है ये प्राइज, जो फियरलेसली कंटेम्प्रेरी लाइफ के बारे में लिखते हैं और ट्रूथ लिखते हैं, जैसे समकालीन जीवन, अभी जीवन चल रहा है या किसी टाइम के बारे में लिख रहे हैं और सच्चाई लिख रहे हैं फियरलेसली, बिना किसी डर के, तब ये प्राइज़ दिया जाता है। जो माइकल रोजन है, इन्होंने देखो पोइट्री लिखी है चिल्ड्रन के लिए, इन्होंने सोशल, पॉलिटिकल, एथिकल इश्यूज़ के बारे में बताया है। 140 से ज़्यादा बुक इन्होंने पब्लिश की हैं और इनकी जो राइटिंग है चिल्ड्रन के जो साथ एवरीडे होता है पूरे वर्ल्ड में, उनके बारे में बताती हैं, एक इमेजिनेटिव थिंकिंग के बारे में बताती हैं ये। तो ये पेन प्रिंटर प्राइज़ क्या है? देखो ये जो प्राइज़ है एस्टेब्लिश किया गया था हेरोल्ड पिंटर नाम के एक इंग्लिश राइटर थे, उनके नाम पे ये पेन प्रिंटर प्राइज़ एस्टेब्लिश किया गया था। जो भी कोई राइटर होता है लाइफ के बारे में, सोसाइटी के बारे में फियरलेसली लिखता है और सच्चाई लिखता है, रियल ट्रूथ कि अभी समाज में क्या हो रहा है उसके बारे में लिखता है, तो ये प्राइज़ दिया जाता है। 2009 में इसको बनाया गया था पेन प्रिंटर प्राइज़ को। ये 2010 में मिला था हनीफ कुरैशी को, सलमान रुश्दी को मिला था 2014 में, लैन सिसे को मिला था 2019 में। सलमान रुश्दी हैं जो हमारे इंडियन ओरिजिन के थे, मुंबई में इनका जन्म हुआ था सलमान रुश्दी का, लेकिन अभी ये ब्रिटिश अमेरिकन सिटीजन है। ब्रिटिश अमेरिकन सिटीजन का क्या मतलब है? मतलब ब्रिटेन के भी ये नागरिक हैं और अमेरिका के भी नागरिक हैं, सिटीजन हैं। देखो हमारा इंडिया डुअल सिटीजनशिप नहीं देता, हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, आपको पता ही होगा, पॉलिटी में पढ़ा होगा। मतलब हमारे इंडिया का जो सिटीजन है, नागरिक है, वो किसी और की नागरिकता साथ साथ नहीं ले सकता। अगर वो किसी और कंट्री का नागरिक बन गया, सिटीजन बन गया, तो हमारे इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो उससे चली जाएगी, समझ गए? तो हमारे इंडिया का केवल इंडिया का ही रह सकता है वो नागरिक, किसी दो कंट्री का साथ में नहीं रह सकता। लेकिन ब्रिटेन ने और अमेरिका ने ये डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट लागू किया हुआ है। देखो ब्रिटेन में दो का रह सकता है नागरिक, अमेरिका का भी कोई सिटीजनशिप है, अमेरिका का भी रह सकता है, ब्रिटेन का भी रह सकता है, ब्रिटेन का तो ब्रिटेन का ना अमेरिका का, दोनों का रह सकता है। तो इसलिए जो सलमान रुश्दी हैं, ब्रिटेन और अमेरिका दोनों की सिटीजनशिप है इनके पास। यही टॉपिक थे, कुछ वन लाइनर टॉपिक हैं, जैसे देखो एक हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे? यूपी में है, इतना याद रखना है बस। एक अनामलाई, ये अनामलाई या अनाईमलाई बोलते हैं इसे, अनामलाई ये टाइगर रिजर्व है। अनामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे? देखो ये पोलाची और कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु की, पोलाची एंड कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट, ये तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट है। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश है, मतलब बना हुआ है ये अनामलाई टाइगर रिजर्व। तो यही टॉपिक थे आज के।